नमस्कार दोस्तों। आज यानी 22 दिसंबर 2016 का जो हमारा प्रीलिम फोकस्ड न्यूज़ एनालिसिस है उसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। फ्रंट पेज पे देखिए कोई खास न्यूज़ इंपॉर्टेंट है नहीं। मेंस के दृष्टिकोण से दो तीन जो पॉइंट है हम अपने आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। प्रीलिम के दृष्टिकोण से कोई खास न्यूज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है। तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी पर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है और या तो हमें पता नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या उन्होंने किया है क्या नहीं किया। लेकिन कई बार ये पॉइंट है हम अपने मेंस के आंसर में यूज कर सकते हैं। जब एक फेडरलिज्म का पॉइंट आता है तो फेडरलिज्म के पॉइंट में हम ये यूज कर सकते हैं कि कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट पर यह आरोप लगता है कि वो स्टेट के अंदर में अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेज या फिर जो अथॉरिटीज़ हैं उनका यूज़ करती हैं, जो कि फेडरलिज्म का हनन है। बस एक छोटा सा पॉइंट लिखने के लिए है, उसके बिल्कुल डिटेल में मत जाइए कि यह सही है गलत है। हमें तो बस पक्ष का भी लिखना है विपक्ष का भी लिखना है। और दूसरा देखिए यहाँ पर क्या है, जो कल हमने डिस्कस किया था कि 5000 की जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी उसे खत्म कर दिया गया, तो इसे कहीं भी यूज़ नहीं किया जा सकता। तो ये छुटपुट पॉइंट्स है, इसे कहीं परमानेंटली यूज़ नहीं किया जा सकता। ये फिलहाल न्यूज़ है, बस आजकल की है, इनका रेलेवेंस कल ही खत्म हो जाएगा। तो यही देखिए, जब भी आप न्यूज़ देखो कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं, ऐसे न्यूज़ देखो अपने सिलेबस से रिलेट करके देखा करो। जैसे पहली न्यूज़ है ये सिलेबस से रिलेट हो रही है फेडरलिज्म की। अब ये 5000 की गाइडलाइन है, जैसे ये अब सेंटर ने हटा दी। अब इस तरह की गाइडलाइंस तो देखिए डेली आती है, तो इस तरह की गाइडलाइंस कोई कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, डेली इस तरह की गाइडलाइंस आती। अब अगली जो इसमें न्यूज़ है वो एक जेंडर गैप के बारे में है, वो भी हम अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं। जेंडर गैप हमारे इंडिया में बढ़ता ही जा रहा है और हमारे पीछे सिर्फ एक साउथ कोरिया है, कुछ रिपोर्ट जारी हुई है। जब देखिए जेंडर गैप की आप बात करें तो मेंस में जेंडर गैप की बात में आप सभी तरह के डायमेंशंस कवर कीजिए। जेंडर गैप्स इकोनॉमिक टर्म्स में भी, जैसे जो फीमेल की तनख्वाह बहुत कम इनको सैलरी दी जाती है वुमेन को, और इसीलिए जो ये इनका पार्टिसिपेशन वर्क फोर्स में काफ़ी कम है। इसे आप पॉलिटिक्स का एंगल भी दीजिए। जेंडर गैप, जैसे कितने कम पॉलिटिशियन, कितने कम मंत्री और मिनिस्टर्स एमएलए एमपी बनकर आती हैं जो वुमेन है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जेंडर गैप का, सिर्फ आप एक दो एंगल मत कवर कीजिए, हर एंगल से जेंडर गैप को कवर करने की कोशिश कीजिए। इवन जो वोटिंग राइट्स हैं, वोटिंग में भी देख लीजिए आप, मेल के वोट ज़्यादा हैं फीमेल के वोट कम हैं। तो ऐसे आंसर्स में डायमेंशन आप ऐड कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं कौन से पॉइंट्स प्रीलिम के दृष्टिकोण से। अब यहाँ पे देखिए प्रीलिम के दृष्टिकोण से आज कम हैं थोड़े, लेकिन मेंस में जो पॉइंट हम अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं उनको देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है आधार कार्ड का। अब देखिए एक नया इश्यू सामने आया है, वैसे तो साउथ की न्यूज़ है लेकिन आप इस इश्यू को समझने की कोशिश कीजिएगा। आधार कार्ड जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो अब एक नया यहाँ पे झमेला खड़ा होता है कि उस आधार कार्ड जिस व्यक्ति का नंबर है उसको मिटवाने में, यानी उसको इरेडिकेट करवाने में, और वो उस नंबर को, आधार नंबर को इनवैलिडेट करवाने में काफ़ी तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं। तो इस तरह से देखिए एक और इशू से इसको लिंक कर सकते हैं। पिछले साल ये काफ़ी सुर्खियों में था। कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति पर आरोप लगते हैं, कोई भी आरोप मान लीजिए आप, चोरी के आरोप मान लीजिए आप, चोरी के आरोप लगते हैं। तो होता क्या है, देखिए चोरी के आरोप लगने पर मुकदमा दायर होता है उन पर, और काफ़ी साल तक ये मुकदमा चलता है, और बाद में क्या होता है वो बायजित बरी हो जाते हैं उस मुकदमे में। अब देखिए जब इन पर आरोप लगे थे तब मीडिया ने इसको फुल कवर किया था। आप गूगल में सर्च मारोगे, अगर कोई सेलिब्रिटी है तो इससे रिलेटेड न्यूज़ आपको मिलेगी वहाँ पर। लेकिन जब एक्विट हुआ तो किसी ने नहीं बताया, यानी जब आप गूगल में सर्च मारोगे तभी यही न्यूज़ सामने आएगी कि जो है ये है कि इनको चोरी के लिए इन पर मुकदमा चल रहा है या फिर इन पर आरोप लगे हैं, इस तरह से। तो एक तरह से ये जो प्राइवेसी है उसका हनन होता है। कई साल बाद भी सेम तरह की पुरानी न्यूज़ आप गूगल पे पड़ी रहती हैं। तो ये जो इशू था काफ़ी सुर्खियों में था। तो एथिक्स में इसका यूज़ हो सकता है, किस तरह से पर्सन्स के राइट्स का हनन होता है और मीडिया आरोप लगाता है लेकिन बाद में बरी होने के बाद में उनका पेपर 2 में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खैर छोड़िए। अब देखिए फायर का एक आर्टिकल है। हम इस साल हमारे उत्तराखंड में और नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी फॉरेस्ट में आग लगी थी। तो फॉरेस्ट में आग लगने पर और ये रिपोर्ट जारी आई हुई है कि जो ये दर है, फ्रीक्वेंसी है आग लगने की जंगल में, वो बढ़ती ही जा रही है। तो नाम पूछा सकता है, जैसे कि उत्तराखंड में एक पर्टिकुलर पेड़ के कारण ज़्यादा ये आग फैली थी जिसका नाम है पाइन। तो ये नाम इस तरह का कुछ पूछा जा सकता है। तो आप पाइन याद रखिए, पाइन ट्री के कारण ये ज़्यादा फैली थी आग, और इसमें आग को बढ़ने में इसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। अब एक मिसाइल है निर्भया मिसाइल। निर्भया मिसाइल का टेस्ट किया गया और जो कि फेल हो गया। तो हमें निर्भया मिसाइल के बारे में थोड़ा बहुत जानना है अभी। तो निर्भया मिसाइल देखिए एक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल आपको पता है कौन सी होती है? देखिए दो तरह की मिसाइल होती है। अगर मान लो यहाँ से मिसाइल लॉन्च की तो क्रूज मिसाइल ऐसे जाएगी, थोड़ा सा ऊपर जाएगी फिर ऐसे जाएगी। कुछ मतलब हो सकता है बिल्कुल सही मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा अंदाजा आपको मिल जाएगा, ऐसे जाएगी। कहने का मतलब ये प्रोजेक्टाइल नहीं बनाती, और जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो प्रोजेक्टाइल बनाती है। जैसे यहाँ से छोड़ी तो ऐसे जाएगी, समझ गए? बाद में ये यहाँ से दोबारा अपने आप आती है और थ्रस्ट छूट जाता है। और क्रूज मिसाइल ऐसे जाती है, ग्राउंड से ऊपर उठने के बाद, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद स्पाटा।
तो एक जो निर्भय मिसाइल है, एक क्रूज मिसाइल है और सरफेस टू सरफेस है। दूसरा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सी मिसाइल है, हमेशा याद रखिए सरफेस टू सरफेस। और सबसोनिक मिसाइल है, सोनिक सबसोनिक, इसका जो रिलेशन होता है साउंड की स्पीड से होता है। और इसकी रेंज है, रेंज इसमें नहीं दी, वैसे इसकी रेंज होती है 1000 किलोमीटर। तो ये 4-5 पॉइंट आप हमेशा याद रखिए। सबसोनिक है और दूसरा ये है सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है। तो ये पॉइंट मिसाइल के बारे में यूपीएससी पूछती है। अग्नि के बारे में पूछा था 2014 में। अब क्या है आगे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, आगे देखिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी हांगकांग का पॉइंट है। देखिए हांगकांग ने पहले हमें जो वीज़ा फ्री ट्रैवल क्या प्रोविज़न था, यानी इंडियंस वीज़ा फ्री जा सकते थे हांगकांग के अंदर में, लेकिन अब उन्होंने ये प्रोविज़न वापस ले लिया क्योंकि जो इंडियंस हैं वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा ओवर स्टे करते थे, इसीलिए हांगकांग ने ये प्रोविज़न हमसे वापस ले लिया है। बस यही है, कुछ खास ज़्यादा नहीं। वैसे आपको पता होना चाहिए कि हांगकांग में एक मूवमेंट चल रही है। हांगकांग अभी फ़िलहाल चाइना का एक थोड़ा बहुत ऑटोनोमस पार्ट है और हांगकांग अलग होना चाहता है चाइना से। तो वहाँ पे एक थोड़े दिन पहले एक पूरा प्रोटेस्ट वो भी चला था इस तरह का, जैसे ऑक्यूपाई स्ट्रीट, इस टाइप में कुछ। तो हांगकांग के बारे में, हांगकांग का चाइना के साथ क्या रिलेशन है, इस टाइप की चीज़ें काफ़ी पूछी जाती हैं इंटरव्यू के अंदर में। इंटरव्यू के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एनएसजी के बारे में थोड़ी सी न्यूज़ दी है कि एनएसजी में 20 इंजरीज हुई थी, कोई खास नहीं। एनएसजी देखिए आप अपना अलग से नहीं कमांडो चुनता, जैसे आपको ये पता होगा सीआरपीएफ और बीएसएफ, इन सब के लिए यूपीएससी एक टेस्ट कंडक्ट करती है जिसका नाम होता है यूपीएससी और सीएपीएफ, ये टेस्ट का नाम होता है। और लेकिन एनएसजी वगैरह के लिए कुछ अलग से टेस्ट नहीं होता है। एनएसजी में कहाँ से आते हैं फिर जो इसके रिक्रूटर्स, यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होती है वो क्या होता है, जो ये तो या तो पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे कि सीएपीएफ के अंदर जो बीएसएफ आता है, सीआईएसएफ आता है, ये सब, या फिर आर्मी, यानी आर्मी के जवान या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो बेस्ट आर्मी मैन होते हैं, बेस्ट तो नहीं कह सकते, जो भी मतलब क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, एनएसजी के क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, वो डेपुटेशन पे जाते हैं एनएसजी के अंदर में। तो यह भी कई बार पूछ लेते हैं। क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे, खैर पता होना चाहिए आपको। आज आप कहोगे कि सारी चीज़ें पता ही होनी चाहिए, लेकिन पूछते नहीं है तो फ़ायदा क्या। खैर आगे क्या है, ट्यूनीशिया का जो बर्लिन में अटैक हुआ था वो ट्यूनीशिया के बंदे ने किया था, अफ्रीका के अंदर ये आता है। और यहाँ पे देखिए नेपाल और चाइना एक तरह की पहली एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रतिकार। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। प्रतिकार जो एक्सरसाइज होगी इनकी होगी चाइना और नेपाल के बीच में। तो ये देखिए काफ़ी चाइना कार्ड नेपाल हर बार खेलने की कोशिश करता है इंडिया के खिलाफ में, तो इसके एक गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं चाइना और नेपाल के बीच की बढ़ती दोस्ती। और देखिए ये नेपाल तो ये कह रहा है कि टेररिज्म के खिलाफ में एक्सरसाइज है, लेकिन चाइना के हिसाब से तो जो टेररिज्म की डेफिनेशन है वो बिल्कुल अलग है। चाइना तो जो अलग तिब्बत की मांग करते हैं वो भी टेररिस्ट हैं और काफ़ी संख्या में जो तिब्बतियन है वो नेपाल के अंदर में रहते हैं। तो क्या नेपाल ये एक्सरसाइज तिब्बतियन के खिलाफ कर रहा है? तो बस इसीलिए यही थोड़ा सा है, कुछ ज़्यादा नहीं। आप एक्सरसाइज का नाम याद रखिए प्रीलिम के हिसाब से। अब देखिए थोड़ी सी न्यूज़ है यहाँ पर इकोनॉमिक्स की, जो ये है नोमुरा ने देखिए 2 इंडेक्स जारी किए हैं और इसने इंडिया की ग्रोथ रेट को कम बताया है इंडिकेटर्स के हिसाब से। 2 इंडेक्स इसके हैं, कंपोजिट लीडिंग इंडेक्स और दूसरा है इकोनॉमिक सरप्राइज इंडेक्स फॉर इंडिया। तो देखिए आपको ये बिल्कुल याद नहीं रखने, अब यही इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखे हैं। क्या होता है, यूपीएससी ने 2-3 बार क्वेश्चन पूछा, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, वो जो है वो काफ़ी फेमस है इसलिए यूपीएससी ने पूछा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप सारे के सारे छोटे मोटे इंडेक्स याद करने स्टार्ट कर दो। तो कंपोजिट लीडिंग इंडेक्स या इकोनॉमिक सरप्राइज इंडेक्स फॉर इंडिया, इस तरह के कुछ नहीं है। इस तरह से आप करने लगोगे तो 250-300 इंडेक्स हो जाएंगे छोटे छोटे करके, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मत कीजिएगा इसे। और बस आगे तो यही है कि मेंस के लिए छोटा सा पॉइंट कुछ नहीं है, तो कि ज़्यादा से ज़्यादा डिमोनेटाइजेशन को यू कैन से डिजिटल जो ट्रांजैक्शन है उसको बढ़ाने के लिए उस पर ट्रांजैक्शन फीस कम करने की बात है। तो प्रीलिम के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। अब आते हैं मैपिंग की तरफ में। मुझे एक बात नहीं समझ में आती, लोग कहते हैं द हिंदू को पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो इसमें काफ़ी कम ही लगती है। देखो सारे न्यूज़पेपर में क्या है, सारी इस तरह की न्यूज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, पुलिस हंट फॉर ये सारी तो ऐसी न्यूज़ होती हैं। तो द हिंदू को कवर करने में तो आधा घंटा लगता है। तो आगे देखते हैं एडिटोरियल को बस ज़्यादा टाइम लगता है। अफ्रीका का मैप हम डिस्कस कर रहे थे और काफ़ी कुछ हम अभी तक डिस्कस कर रहे हो कर लिया है हमने। तो थोड़ा सा लोकेशंस आपको अभी तक तो याद हो ही गई होंगी, 3-4 दिन हो गए। अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान के 2 पार्ट हो गए। यहाँ पे सोमालिया, कीनिया, तंजानिया। यहाँ से देखिए इन देशों के साथ में हमारा संपर्क काफ़ी ज़्यादा रहता है क्योंकि ये थोड़े इंडियन ओशन की तरफ आगे ज़्यादा जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि हमारे जो प्रेसिडेंट है फिलहाल पिछले दिनों गए थे मोजाम्बिक वगैरह के, प्राइम मिनिस्टर भी गए थे साउथ अफ्रीका, बोस्तानवा, हमारा इनके साथ में। और जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट के दौरान में हम पढ़ते थे, यानी गांधी जी गए थे, गांधी जी भी यहीं गए थे साउथ अफ्रीका के अंदर में।
तो इन देशों के साथ में हमारा संपर्क ज़्यादा रहता है। और जो वेस्ट के कंट्रीज़ हैं, इनके देशों में इनका संपर्क ज़्यादा रहता है, यूएस जैसी कंट्रीज़ का, यूरोप का। आपने कभी देखा है जैसे घाना जैसी कंट्री में ज़्यादा, देखिए, हमारे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कम ही विजिट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। कई जो यहाँ के जो कंट्रीज़ हैं वेस्ट के, उनमें तो हमारी एम्बेसी भी नहीं है। बस यही है। आगे चलते हैं इनके। अभी तक हमने 6 लोकेशंस डिस्कस कर लिए हैं, जैसे कि एटलस माउंटेन्स मेडिटेरियन सी और सहारा को यू कैन से डिवाइड करता है। फिर हमने अगार माउंटेन्स जो कि अल्जीरिया में डिस्कस किया, तिब्बती माउंटेन्स चड में है। और फिर हमने डिस्कस किया यहाँ पे, एक सेकेंड, अगले मैप में आ जाएगा वो, यहाँ पे ये रहा। हाँ, फिर हमने ये डिस्कस किया जो ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन्स हैं जो साउथ अफ्रीका के अंदर में है। और उसके बाद में हमने डिस्कस किया ये किलिमंजारो, ये तंजानिया के अंदर में, माउंट कैमरन हमने डिस्कस किया। तो ये सारे अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये लोकेशंस तो आपको पता लग ही जाएंगी। जैसे इथोपियन हाईलैंड्स कहाँ हैं, इथोपियन हाईलैंड्स तो इथोपिया के अंदर ही हैं, वो ये पूछेंगे भी नहीं क्योंकि आसान सी लोकेशन है। माउंट कीनिया कहाँ है, तो कीनिया के अंदर में है, तो इतनी आसान ये तो है ही है। जो माउंट कैमरून भी देखिए कैमरून के अंदर में है। अब कुछ और लोकेशंस बढ़िया डिस्कस करते हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन यहाँ यहीं पे है, कालाहारी डेजर्ट। जो डेजर्ट है यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट डेजर्ट है, ये देखिए कालाहारी डेजर्ट। कालाहारी जो डेजर्ट है 3 स्टेट्स में, 3 कंट्रीज़ में फैला हुआ है। एक साउथ अफ्रीका के अंदर है, थोड़ा सा नमीबिया के अंदर है, थोड़ा सा यहाँ पे बोस्तानवा के अंदर भी है। कई बार स्टेट पीएससी के एग्जाम में तो डायरेक्ट कंट्रीज़ भी पूछ लेते हैं। यूपीएससी आमतौर पे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती। यूपीएससी तो बस इनकी लोकेशन पूछ लेती है। यूपीएससी का फोकस ये होगा कि कालाहारी डेजर्ट कौन से कंटिनेंट में है, और उससे ज़्यादा यूपीएससी का फोकस ज़्यादा से ज़्यादा यह होगा क्या कालाहारी डेजर्ट साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका एक कंट्री नहीं, मतलब कॉन्टिनेंट के साउथ में है, या कॉन्टिनेंट के वेस्ट में है, या कॉन्टिनेंट के ईस्ट में है, तो जो भी है तो हमें पता होना चाहिए। खैर, हम पढ़ रहे हैं तो कालाहारी डेजर्ट यहाँ पे नबीब डेजर्ट के बीच में है, और यहाँ पे है जो वेल्ड्स, साउथ अफ्रीका के वेल्ड्स आ जाते हैं। वेल्ड्स घास के मैदान हैं, तो अब आगे डिस्कस करेंगे हम 1-2 दिनों बाद जो वेल्ड्स आएगा। तो बस ये याद रखिए। उसके बाद आता है नबीब डेजर्ट। नबीब डेजर्ट नमीबिया के अंदर में है, और ये कोस्टल डेजर्ट ये है नबीब डेजर्ट। आपको पता होगा कि कोस्टल करंट के कारण में ये डेजर्ट बनता है, और कोल्ड डेजर्ट ये है। कोस्टल डेजर्ट आप इसे कह सकते हैं, कोल्ड डेजर्ट कुछ भी कह लीजिए, और करंट के कारण बनता है। कोल्ड करंट यहाँ से जाती है तो डेसिफिकेशन हो जाता है, तो उसी की वजह से बनता है। तो बस 2-3 फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि नबीब डेजर्ट कौन सा डेजर्ट है। और कई बार जैसे वो वाला डेजर्ट नहीं है जो बारिश के होने से इस साइड होते हैं, बीच में होता है 23.3 डिग्री सेल्सियस के पास होते हैं। ये सब हम डिस्कस करेंगे जब ये ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बस आप इतना याद रखिएगा, नबीब डेजर्ट नमीबिया के अंदर में है और कोस्टल एरिया में ये है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में सहारा डेजर्ट तो सबसे बड़ा है ये। यहाँ पे देखिए बीच में सहारा डेजर्ट तो सब कुछ घेर लिया इसने। एटलस माउंटेन्स के नीचे है, और काफ़ी कंट्रीज़ इसके नीचे आते हैं। तो कंट्रीज़ तो आपको पता ही होगा, ये सारे इसके अल्जीरिया वगैरह ये सब आ जाएंगे। यहाँ से देखिए अल्जीरिया, माली, नाइजीरिया, इजिप्ट, लीबिया। अगर आपको देखिए पॉलिटिकल मैप याद है ऊपर वाला कौन कौन सी आती हैं जैसे कंट्री, तो मोरक्को आती है, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट आता है नीचे, माली, नाइजीरिया, नाइजीरिया अलग है, हमें याद रखना है। नाइजर ऊपर है, लैंडलॉक्ड है, नाइजर कोस्टल है। उल्टा बोला मैंने, नाइजर ऊपर लैंडलॉक्ड है और नाइजीरिया कोस्टल है। और चैड हो गया, साउथ सूडान। तो ये सारे कंट्रीज़। अगर आपको पॉलिटिकल मैप याद है तो आपको सारा डेजर्ट में कौन कौन से कंट्री आते हैं, तो ऐसा बताने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल वो अजीब सा फैक्ट दे देंगे। वो दे देंगे कि क्या बोस्तानवा जो कंट्री है वो सारा डेजर्ट में आता है। तो बस हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए। प्रीलिम का यही फायदा होता है कि ऑप्शन देख के हमें याद आ जाता है। तो मैपिंग में आज 3-4 लोकेशन हमने और डिस्कस की, जैसे कि एक सारा डेजर्ट हुआ, और एक कालाहारी डेजर्ट, एक नाबीब डेजर्ट, और ऊपर से जो ये है जो इथोपियन हाईलैंड्स है, एक और डिस्कस कर लेते हैं, कम हुई हुई अभी। ईस्ट अफ्रीकन जो रिफ्ट वैली है, देखिए ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली है, ये बनती है प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण। आपको पता होगा एस्थेनोस्फीयर के ऊपर में जो प्लेट्स हैं, हमारी जो धरती टिकी है प्लेट्स के कारण टिकी है, और कई प्लेट्स जो होती हैं टकराती हैं, जो डिस्ट्रक्टिव होती हैं, कई जो कुछ दूसरी डायरेक्शन में भी जाती हैं, जो डिस्ट्रक्टिव जो हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है। और देखिए अब क्या होगा, जो ये रेड सी बना है यहाँ पे, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, जो रेड सी बना है ये भी जो है रिफ्ट वैली के कारण बना है। अब क्या है, यहाँ पे लैंड है, यहाँ पे भी लैंड है, यहाँ पे भी लैंड है, और यहाँ पे भी लैंड है, बीच में समुद्र है। क्यों? क्योंकि देखिए प्लेट्स दोनों हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। अब जो ये प्लेट है यहाँ पे देखिए, ये जा रही है, जो एशिया वाली प्लेट है ये इस डायरेक्शन में जा रही है, और अफ्रीका वाली प्लेट जा रही है इस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में। तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, तो बीच में समुद्र पैदा हो रहा है। तो ऐसा ही यहाँ पे होएगा, सेम इफेक्ट यहाँ देखने को मिलेगा हमें इस डायरेक्शन में। एक सेकेंड, थोड़ा इरेजर से मिटा देता हूँ।
इस डायरेक्शन में। अब देखिए ईस्ट अफ्रीकन में, अब ये है जो आगे वाला लैंड है वो आगे जा रहा है और पीछे वाला लैंड है वो दूसरी डायरेक्शन में जा रहा है। तो सेम जैसे अब ये रेड सी है, समुद्र जैसा, थोड़े सालों बाद में यहाँ पे भी एक समुद्र पैदा हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा मेन लैंड से इसकी तरह में। जैसे यहाँ पे रेड सी है, बीच में दोनों के बीच में समुद्र आ गया, यहाँ पे भी लैंड, यहाँ पे भी लैंड। तो और थोड़े सालों में अब क्या होगा, थोड़े साल मतलब बहुत ज़्यादा साल, यहाँ पे भी लैंड होएगा, यहाँ पे भी लैंड होएगा, लेकिन बीच में यू कैन सी दैट समुद्र आ जाएगा जैसे ये है। अब ये तो नहीं कह सकते कि जो मदागास्कर है वो भी इसके कारण, रिफ्ट वैली के कारण ही अलग हुआ है, लेकिन थोड़े टाइम बाद दिखने ऐसे लगेगा, आगे वाला एरिया अलग हो जाएगा और पीछे वाला एरिया अलग हो जाएगा। तो इससे ये होता है अफ्रीकन वैली से, जो ईस्ट अफ्रीकन वैली है 7200 किलोमीटर की है। ईस्ट अफ्रीकन वैली दो पार्ट्स में डिवाइड है। ये यहाँ पे देखिए वेस्ट वाली है, ये ईस्ट वाली है। और कितनी किलोमीटर चौड़ी है, फिलहाल देखिए ये 70-80 किलोमीटर चौड़ी है। तो कोई पूछ ले ईस्ट अफ्रीकन वैली क्या है, तो आपको ये सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए कि एक यू कैन से रिफ्ट वैली है, 70-80 किलोमीटर की है, 7200 किलोमीटर लंबी है और अफ्रीका में है। इस तरह के पूछते हैं वो, और कौन कौन से देश इसकी चपेटे में आते हैं, बस इतना तो आपको पता लग ही जाएगा। यहाँ पे जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं यहाँ पे ये सारे आते हैं, तंजानिया वगैरह, कीनिया, इथोपिया, और काफ़ी सारी यहाँ पे लेक्स आती हैं। लेक्स आएंगे जब हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी सारी लेक्स इसके अंदर आती है, जैसे टंगनाइका लेक, सिन्यासा लेक, एडवर्ड लेक और जो एल्बर्ट लेक है, ये सारी यहाँ पे आती है। ये देखिए हम लेक्स में इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन जो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, विक्टोरिया लेक यहाँ पर नहीं आती। विक्टोरिया लेक ईस्ट अफ्रीकन वैली में नहीं आती, बस ये याद रखिएगा। तो मैपिंग में आज इतना ही, चिंता मत कीजिए, बार बार डिस्कस करेंगे तो याद हो जाएगा। दोबारा सेम चीज़ याद करेंगे तो एक हफ्ते में तो याद सारे के सारे अफ्रीका के हमें हो ही जाएंगे। अब आते हैं BCIM। BCIM क्या है? BCIM देखिए यहाँ से कोलकाता तो कुमलिंग इनिशिएटिव इसे कहते हैं। कोलकाता से जाएगा और फिर बांग्लादेश और फिर म्यांमार और फिर कुमलिंग जो कि चाइना में है, यूनान प्रोविंस में। तो ये है BCIM इनिशिएटिव। तो बस याद रखिए कौन कौन से देश इसमें है, बांग्लादेश है, चाइना है, इंडिया है, म्यांमार है। और एक रीजनल कोऑपरेशन है। इसमें क्या होता है, सब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है एशिया के कंट्रीज़ की, और ग्रेटर इंटीग्रेशन के लिए इस्टेब्लिश किया जा रहा है, किसमें, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए। मल्टी मॉडल कॉरिडोर इसमें इस्टेब्लिश किया जाएगा। और फर्स्ट एक्सप्रेस वे है ये इंडिया और चाइना के बीच में, जो कि म्यांमार से भी पास करेगा, बांग्लादेश से भी पास करेगा। एडवांटेजेस क्या क्या है इसके, ग्रेटर मार्केट एक्सेस मिलेगा इससे, गुड्स को, सर्विसेज को, एनर्जी अच्छी होगी, एनर्जी नीड्स हमारी पूरी होंगी, नॉन टैरिफ बैरियर से इस्टेब्लिश किए जा सकेंगे, बेटर ट्रेड होएगा सभी देशों के बीच में, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होएगा, और इसीलिए ये BCIM इंपॉर्टेंट है। तो चाइना के यूनान प्रोविंस से ये जाता है। इसको कुमलिंग अर्थ में कुनमिंग इनिशिएटिव भी इसको कहते हैं। तो बस ये इतना ही है, बस याद रखिए आप, आसान सा है ये। तो BCIM कौन कौन से देश हैं, और कुमिंग इनिशिएटिव भी, कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि BCIM इनिशिएटिव को कुमिंग इनिशिएटिव भी कहते हैं, तो आप इसे गलत मत कीजिएगा, याद रखिएगा। BCIM इनिशिएटिव इज आल्सो कॉल्ड एज कुमिंग इनिशिएटिव। अब थोड़े क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चंस में देखिए सबसे जो पहला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा ओस्पा के बारे में काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ है, तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछता हूँ, ओस्पा के बारे में हटाने या कुछ और चेंजेस के बारे में किस ने, इसमें से कौन कौन से कमीशन ने अपनी राय व्यक्त की है। एक तो है देखिए सेकंड ARC कमीशन, क्या सेकंड ARC कमीशन ने ओस्पा के बारे में कुछ कमेंट किया है या नहीं किया। और दूसरा है जीवन रेड्डी कमीशन। जीवन रेड्डी काफ़ी इंपॉर्टेंट कमीशन यह था, और जीवन रेड्डी कमीशन इसने कहा है कि नहीं कहा ओस्पा के बारे में। जो तीसरा है वो है संतोष हेगड़े, यहाँ पे देख लीजिए संतोष हेगड़े, क्या इन्होंने ओस्पा के बारे में कहा है क्या नहीं कहा। चौथा जो है हमारा JS वर्मा, जस्टिस वर्मा कमेटी। जस्टिस वर्मा आपको याद होगा निर्भया के बाद में जो हमारी प्रोटेस्ट मूवमेंट हुई थी दिल्ली में, उसके बाद में जस्टिस वर्मा की कमेटी गठित की गई थी, और वुमेन राइट्स में सुधार के लिए, और जो क्राइम हो रहे हैं वुमेन के खिलाफ उसको रोकने के लिए। तो आप इसका आंसर दीजिए, ओस्पा किसमें, सेकंड ARC ने कहा था कि नहीं कहा था, जीवन रेड्डी ने कहा था कि नहीं कहा था, संतोष हेगड़े, JS वर्मा। तो इसका आंसर याद कर लीजिए आप, सभी ने कुछ ना कुछ कह रखा है। जीवन रेड्डी की जो कमेटी थी वो तो शायद ओस्पा के ऊपर ही थी, और संतोष हेगड़े, JS वर्मा सभी ने कहा है। JS वर्मा ने कहा था कि जो कई बार सिक्योरिटी फोर्सेस पर वहाँ पे ओस्पा के अंदर में उन पर आरोप लगते हैं वुमेन एक्सप्लॉयटेशन का, तो उसके लिए उन पे ओस्पा के अंदर जो इम्यूनिटी प्रोवाइड की गई है, अगर वुमेन के खिलाफ में उनके राइट्स का हनन होता है या फिर उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो ओस्पा के अंदर उस इम्यूनिटी को बरकरार नहीं रखा जाए, इस तरह की बात कही थी जस्टिस JS वर्मा ने। तो बस आप याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन है, अभी देखिए हाल फिलहाल में हमने कई कंट्रीज़ में एक इवैक्यूएशन प्रोसेस चलाया। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मिडिल ईस्ट में क्या है, मिडिल ईस्ट में काफ़ी इंस्टेबिलिटी रहती है, तो रहकर हमारी इंडियन फोर्सेस को एक इवैक्यूएशन प्रोसेस चलानी पड़ती है, और वहाँ से हमें हमारे बंदों यानी इंडियंस को वहाँ से उठाना पड़ता है एयरक्राफ्ट की सहायता से या फिर शिप की सहायता से। अब देखिए हाल फिलहाल में हमने कौन कौन से देशों में फिलहाल इवैक्यूएशन प्रोसेस चलाया था। फिलहाल का मतलब देखिए पहले नहीं,
आप ऐसा मत समझिए काफ़ी साल पहले, हाल फिलहाल में, रिसेंट की बात है। कुवैत में क्या हमने इवैक्यूएशन प्रोसेस चलाया था? साउथ सूडान में क्या हमने इवैक्यूएशन प्रोसेस हाल फिलहाल में चलाया था? या फिर आप मान लीजिए नेपाल में। तो हाल फिलहाल में हमने कौन से देशों में इवैक्यूएशन प्रोसेस चलाया था? हमने हमारे इंडियंस को बचाया था इन देशों में। तो आप बताइए क्या इसका आंसर होगा? देखिए, कुवैत इसका सही जवाब नहीं है, क्योंकि कुवैत में हमने इवैक्यूएशन जो वो प्रोसेस चलाई थी वो चलाई थी 1991 में। कुवैत वार हुआ था 1991 में कुवैत वार हुआ था, तब हमने वो इवैक्यूएशन प्लान अपना बनाया था। साउथ सूडान में चलाया था, और उस प्लान का नाम शायद संकट मोचक इस तरह से कुछ था। और नेपाल में हमने कोई ऑपरेशन नहीं चलाया। नेपाल में अर्थक्वेक आया था और हमने उनकी सहायता के लिए अपने एयरक्राफ्ट भेजे थे। तो इसका आंसर होगा साउथ सूडान। इस तरह के क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, बिल्कुल पूछती है इस तरह के, जो पिछले 3-4 साल के करंट अफेयर के हैं या फिर कंटेम्प्रेरी इशूज से रिलेटेड हैं। येमेन में हमने चलाया था, आपको याद होगा। इराक में हमने चलाया था, लीबिया में हमने चलाया था। तो हाल फिलहाल में हमने ये चलाया था। अब अगर आपका डाउट ये है कि हाल फिलहाल मतलब कितना हाल फिलहाल, तो देखिए हाल फिलहाल का मतलब 3-4 साल पुराना ही। वो बिल्कुल ऐसा ऑप्शन देंगे, बिल्कुल अलग, जैसे वो कुवैत ऑप्शन दे सकते हैं। कुवैत में तो 1991 में चलाया था, तो ये तो बिल्कुल ही अलग हो गया ना, 25 साल पुराना ऑपरेशन ये है। उसके बाद में देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है। ये सारे क्वेश्चन अभी न्यूज़ में थे इसलिए हैं। और जैसे कि वो था ओस्पा काफ़ी न्यूज़ में था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना कॉमेंट दिया था इसके ऊपर में। और अब देखिए, एक बावरिया ट्राइब अभी न्यूज़ में थी फिलहाल। बावरिया ट्राइब, इसका नाम आपने सुना ही होगा। तो देखिए, इस ट्राइब के बारे में 2 फैक्ट्स हैं, आपको बताने हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। क्या देखिए, जो ये अपना बावरिया नाम लाते हैं, क्या ये बावर से लाते हैं? बावर का मतलब क्या है? बावर का मतलब क्या एक ऐसी चीज़ से है, मतलब नूज़, जो कि एनिमल्स को पकड़ने का काम आता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? दूसरी जो स्टेटमेंट है, क्या बावरिया ट्राइब को अभी शेड्यूल्ड ट्राइब में रख दिया गया है? तो बस इतना याद रखिए आप, मतलब फैक्ट्स हैं, आप इसका आंसर दीजिए और फिर याद रखना है, अभी मत करना। बावरिया ट्राइब का मतलब क्या बावर से निकलता है? बावर मतलब कि एनिमल्स को पकड़ने के लिए जो एक इंस्ट्रूमेंट या फिर इक्विपमेंट होता है वो। और दूसरा, क्या इनको अब शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर रख दिया गया है? तो देखिए, जो ये है वो गलत है। अब इनको शेड्यूल्ड ट्राइब के नहीं बल्कि शेड्यूल्ड कास्ट के अंदर रखा गया है। शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं, शेड्यूल्ड कास्ट, तो इतना याद रखिएगा। और दूसरा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बावर नाम जो कि एक इक्विपमेंट होता है जो एनिमल्स को पकड़ने का काम आता है, वहाँ से आता है। और उसके बाद में देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ट्रांसजेंडर के लिए जो है वो नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? ट्रांसजेंडर एक डिसएडवांटेज सेक्शन है और यूपीएससी काफ़ी पूछती है डिसएडवांटेज सेक्शन के बारे में। तो ट्रांसजेंडर में नोडल मिनिस्ट्री, मतलब इनके लिए जो काम करती है वो कौन सी मिनिस्ट्री करती है? मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या, हेल्थ मिनिस्ट्री, या फिर दूसरा जो ऑप्शन है सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री, और तीसरा जो ऑप्शन है वुमन, जो वुमन की मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमन, और चौथा जो ऑप्शन है लॉ एंड जस्टिस। आप सोच लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा, आसान सा क्वेश्चन ये है। ट्रांसजेंडर के बारे में कौन सी, इनके उत्थान के लिए, इनकी वेलफेयर के लिए कौन सी मिनिस्ट्री काम करती है? तो इसका आंसर होगा देखिए सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। तो बस याद रखिएगा इसे आप। अगला देखिए जो क्वेश्चन आता है, एक वर्धा रेजोल्यूशन हुआ था, अगस्त में वर्धा रेजोल्यूशन हुआ था, इसको एक जो सिमिट्री नंबर है वो पूरे हो गए हैं। तो क्वेश्चन यह बनता है कि वर्धा जो रेजोल्यूशन हुआ था, एक सेकंड में लिख देता हूँ यहाँ पे, वर्धा रेजोल्यूशन जो हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान में, ये कौन से सेशन में, यानी जो इस वर्धा रेजोल्यूशन पास किया गया था, कहाँ पास किया गया था? इसका ए आंसर है, ऑप्शन है कोलकाता में इसे पास किया गया था, और बी इसका ऑप्शन मान लीजिए आप मुंबई में, और सी मान लीजिए इसका आप कानपुर में, और डी मान लीजिए इसका आप इलाहाबाद में, इलाहाबाद मान लीजिए, ठीक है। तो अब इसका आंसर आपको देखना है। तो देखिए आसान सा, ये भी क्विट इंडिया मूवमेंट आपको पता है बॉम्बे में एक अधिवेशन हुआ था, तो इसका आंसर तो मुंबई हो जाएगा। बॉम्बे में ये हुआ था जो था वर्धा रेजोल्यूशन, इसका आंसर मुंबई है, मतलब उस टाइम पे बॉम्बे था, अब इसका नाम मुंबई है। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट, अभी फिलहाल क्विट इंडिया मूवमेंट 2 कौन से स्टेट ने स्टार्ट किया है? यानी क्विट इंडिया मूवमेंट 2, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट 2, यानी 1 तो थी, आपको याद ही होगा 1942 में आई थी, 2 कौन से स्टेट ने स्टार्ट किया है? तो बस ये इतना याद रखिए, ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं है, महाराष्ट्र ने स्टार्ट किया था। कुछ करंट अफेयर्स है, बस मेरा मकसद आपको याद करवाना है। और अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? देखिए अगला क्वेश्चन ये हो सकता है कि हाल फिलहाल में कौन सी लैंग्वेज को
अभी अभी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। तो आपके ऑप्शन ये है ओडिया, और दूसरी है जो मलयालम मान लीजिए आप, और फिर मान लीजिए आप तमिल, और चौथी है कन्नड़। इनमें से कौन सी लैंग्वेज को बिल्कुल रिसेंट में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है? तो बिल्कुल रिसेंट में देखिए ओडिया को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। और एक और फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ कि केन बेतवा जो रीजन है, क्वेश्चन की फॉर्म में है वैसे, लेकिन वैसे सिंपली फैक्ट है, याद कर लीजिए आप। केन बेतवा रिवर को कनेक्ट करने का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। केन बेतवा को प्रोजेक्ट चलने से कई बार यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि केन बेतवा रिवर के कनेक्ट होने से कौन से रीजन को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। तो 4 ऑप्शन इसके हो सकते हैं, जैसे कि ग्वालियर हिल एरिया, मेवाड़ एरिया, बाघेलखंड या बुंदेलखंड। तो कौन से एरिया है? तो देखिए सबसे ज़्यादा जो केन बेतवा के जुड़ने से फायदा होगा वो बुंदेलखंड को होगा। तो बस आप इतना ये फैक्ट याद रखिए। धीरे धीरे सारे हमारे कवर हो रहे हैं करंट अफेयर्स। जैसे वर्धा रेजोल्यूशन अगस्त का करंट अफेयर था, तो हम जून से लेकर सभी कवर कर लेंगे। और आने वाले टाइम में बस इस मंडे से थोड़ी गति भी बढ़ाएंगे, क्वेश्चन के साथ साथ कुछ सीधा भी करंट अफेयर डिस्कस कर लेंगे डेली, 10-15 करंट अफेयर कुछ हो सका। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक्स वेरी मच फॉर डिस्कशन।